मिताक्षरा का जो सारा सिस्टम बनाया गया, तो उसमें ये तय किया गया कि लड़की का जो हक होगा वो कम से कम जाके चौथी या पांचवी सीढ़ी पर उसको मिलता था। तो इस पूरे कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम में उसको प्रॉपर्टी में कोई हक तो मिलता नहीं है। अब जब जैसा कि आपने कहा उद्यम में, और जो उद्यम में हक तभी मिलेगा जब जाकर के वो, देखिए किसी भी उद्यम को लगाने के लिए जो जरूरी चीज होती है वो ये है कि उसको कोई ना कोई फाइनेंशियल बैकअप सबसे पहले चाहिए। अगर और जब वो बैंक से पैसा लेने के लिए जाती हैं औरतें, तो वहां पर उनके पास कोई कोलैटरल तो होता नहीं है देने के लिए। हालांकि बैंक लगातार ये क्लेम करते हैं कि 5 लाख तक की लोन के लिए आप बिना कोलैटरल के भी ले सकते हैं, लेकिन वैसा होता नहीं है। तो इसीलिए जरूरी है कि औरतों को सबसे पहले, लड़कियों को संपत्ति में, परिवार की संपत्ति में हक मिले। और अभी हाल में जो परिवर्तन कानून में लाया गया है उसके जरिए ये बात स्थापित करने की कोशिश की गई है कि कम से कम जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है उसको, जो इनहेरिट करते हैं प्रॉपर्टी, उसको उसमें लड़की को बराबर का, लड़के के बराबर हक दिया गया है। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा कि सिर्फ संपत्ति में अधिकार, जाहिर सी बात है मिलना चाहिए, लेकिन अगर संपत्ति में अधिकार मिल जाता है तो उससे फिर वो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी? किसी भी महिला के लिए उद्यम लगाना उतना आसान हो जाएगा? क्या जरूरत नहीं है कि बैंकों के कुछ कायदे कानून में कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि कोलेट्रल की आवश्यकता ना पड़े, या कम से कम ये देखा जाए कि अगर कोई महिला उद्यमी अगर कोलेट्रल देने की स्थिति में ना हो तब भी उसे ऋण दिया जाए उसका उद्यम स्थापित करने के लिए? सबसे जरूरी है कि औरत की अपनी संपत्ति हो, ये तो बहुत ही जरूरी है। इसके बिना तो आर्थिक स्थिति महिलाओं की परिवर्तित होगी ही नहीं, और ये लगातार देखा जा रहा है। लेकिन जहां तक बैंकों का सवाल है, बैंकों में अब तो राष्ट्रीय नीति बनी है जिसके द्वारा, अभी तक तो बैंक महिलाओं की कोई क्रेडिट वर्दीनेस समझते ही नहीं थे, क्योंकि अभी तक जितना क्रेडिट, टोटल क्रेडिट का 2% भी औरतों को नहीं दिया जाता था। कम से कम 2002 की एक बैठक के बाद जब ये परिवर्तन नीति में किया गया, तो अब जाकर के 5% तक बैंक के जो टोटल लोन दिया जाता है उसका 5% औरतों को दिया जाने लगा है, और कहीं कहीं कोई बैंक इससे ज्यादा 6.5% तक दे रहे हैं। लेकिन आज भी जो फाइनेंशियल फिजिबिलिटी है, और उसको ये अगर आप देखें तो बैंक के मान के चलते हैं कि औरत अपने कर्जे को उपयोग अच्छा नहीं कर पाएगी, और अगर कर भी पाएगी तो वो उसको लौटा नहीं पाएगी। जबकि अगर वास्तविकता देखी जाए तो ज्यादातर औरतें बैंक से लिया गया पैसा 99% वापस करती हैं। और माइक्रो क्रेडिट में तो ये बात बिल्कुल पूरे देश में साबित हुई कि जहां जहां सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हैं वहां वहां औरतें अपना पैसा लौटा रही हैं, लेकिन बैंक नहीं मानता है कि औरतें पैसे को अच्छी तरह से उपयोग में ला सकती हैं। आपको लगता है इस पूरी विचारधारा में थोड़ा सा बदलाव आया है पिछले दिनों में, लोगों के सोचने में थोड़ा परिवर्तन देखा जा रहा है? निश्चित तौर पर परिवर्तन देखा जा रहा है, क्योंकि जहां औरतें न सिर्फ अच्छा उद्यम लगा रही हैं, एक सक्सेसफुल माइक्रो एंटरप्राइज या मीडियम स्केल तक की एंटरप्राइज तक में औरतें काफी तेजी के साथ आगे आई हैं। लार्ज स्केल में अभी भी समस्या है, क्योंकि लार्ज स्केल एंटरप्राइज लगाने के लिए जिस तरह के माहौल की जरूरत है अभी वो देश के अंदर है नहीं औरतों के लिए। सिर्फ बड़े घरानों की औरतें उस तरह का काम कर पा रही हैं जो उद्यमी घराने पहले से हैं, लेकिन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, माइक्रो है, और सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए हजारों की संख्या में औरतें आज उद्यम के में आ गई हैं। ऋतु, रंजना जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई कि महिलाओं का जो ऋण चुकाने का भी जो प्रतिशत है वो बहुत ही अच्छा है पुरुषों के मुकाबले है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि महिलाएं जिम्मेदारी महसूस करती हैं, वो पैसा लेने के बाद उसका उपयोग सही ढंग से करती हैं। महिलाओं की इनकम को आमतौर पर ये देखा जाए तो वो परिवार के बच्चों की पढ़ाई में, परिवार के अच्छे खान पान में, और परिवार की देखरेख और सुरक्षा में महिला अपनी इनकम को इस्तेमाल करती है। ये तो देखा है। उसी तरह से उद्यम को भी पूरी जिम्मेदारी से लगाती है और कर्ज को लौटाती है महिला। जी, और किस तरह के आर्थिक अधिकारों में किस तरह का परिवर्तन आप लोग अपने पूरे शोध में आप लोगों ने पाया कि किन किन श्रेणियों पे, हम कहें तो किन किन कदमों पे आपको इसमें बदलाव चाहिए? देखिए, सबसे पहला तो जो संपत्ति से संबंधित कानून है उसको और ज्यादा सरल बनाने की जरूरत है। फिजिबल नहीं है, बिल्कुल फिजिबल अभी भी नहीं है, क्योंकि सामाजिक मानसिकता ऐसी है जिसमें कि परिवार ये सोचता ही नहीं है कि बेटी को भी उतना हक मिलना चाहिए। कानूनी दांवपेच बीच में आते हैं रंजना जी इस पूरी प्रक्रिया में। हाँ, निश्चित तौर पर देखिए, ऐसा अभी भी विल की गई जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति अर्जित की जाती है माँ बाप के द्वारा, उस संपत्ति में आज भी महिलाओं को पूरी हिस्सेदारी नहीं दी गई है। तो उससे क्या होता है कि पिता अमूमन ऐसा होता है कि वो संपत्ति को पुत्र के नाम देना पसंद करता है, और उसकी वजह से ये सामाजिक परंपरा का हिस्सा है, और ये हर संप्रदाय, हर तरह के लोग देश के अंदर यही कर रहे हैं। तो महिलाओं को संपत्ति में जो बराबर का सीधा सीधा हिस्सा, अगर 4 बच्चे हैं तो चारों में संपत्ति बराबर बटे, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी जो सबसे ज्यादा जरूरत इस समय हम लोग महसूस करते हैं कि को पर्सनली राइट टू प्रॉपर्टी होना चाहिए। मतलब ये कि शादीशुदा महिला की
पति की संपत्ति में बराबर का हक, दुनिया भर में अब इस समय होता है कि शादी के बाद पत्नी का हक बराबर हो, लेकिन अभी हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। और आज अगर लड़की औरत को घर से बाहर कर दिया जाए, किसी कारण से विवाह टूट जाए, तो पत्नी सड़क पर आकर खड़ी हो जाती है, उसके पास कुछ नहीं होता अपने बच्चों की देखभाल के लिए, अपनी देखभाल के लिए। तो ये भी बहुत जरूरी है कि इस तरह का परिवर्तन तत्काल लाया जाना चाहिए, जिसमें कि को पार्सनरी राइट टू प्रॉपर्टी होना चाहिए। ये मांग महिला संगठनों की तरफ से लगातार की जा रही है और हम लोग के शोध के जरिए भी हम लोगों ने इस बात को सामने रखा है। जो आप कह रही हैं उससे साफ दिखता है कि आर्थिक अधिकार के अभाव की वजह से महिलाओं पर जो शोषण है वो भी बढ़ रहा है, या उससे वो निकलने में असमर्थ होती हैं। नहीं, देखिए इस समय जो महिलाओं के लिए नए नए क्षेत्र खुले हैं, और खास तौर से जो नई पीढ़ी के महिलाओं के लिए, जैसे मीडिया का क्षेत्र है, आईटी का क्षेत्र है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का क्षेत्र है, और तमाम इस तरह के जो नए मौके मिले हैं, उससे महिलाओं के अंदर एक आर्थिक ऊंचाई पाने की तमन्ना बढ़ी है पहले से, और आत्मविश्वास भी बढ़ा है। तो लेकिन जो परिस्थितियां हैं उसमें अभी भी देश के अंदर इस समय लगभग कहते हैं 49,000 ब्रांचेस हैं बैंक की, अगर देखा जाए पूरे देश के अंदर, लेकिन ऋण कितना दे रही हैं कुल मिलाकर के, जैसा कि हम लोगों ने अभी हाल की एक चर्चा में सामने बात आई कि 32,000 करोड़ का टोटल ऋण आज तक महिलाओं को मिला है। अब ये कोई अपने आप में बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इतना छोटा ऋण दे करके देश की इतनी बड़ी महिला की आबादी का विकास नहीं हो सकता। तो महिलाओं को समर्थन इस समय ऋण के द्वारा, परिवार में दी गई संपत्ति के द्वारा उनकी आर्थिकी को बढ़ाना, अगर उनके इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को बढ़ाना है तो निश्चित तौर पर और ज्यादा इस समय उनको देने की जरूरत है। जी रंजना जी, यहाँ आपसे सिर्फ एक बात जानकारी के लिए पूछना चाहूंगा, क्योंकि सामाजिक शोध केंद्र में कई ऐसी रिसर्चेस जरूर हुई होंगी, ऐसी उम्मीद है कि पूरे देश में समाज के किसी वर्ग या किसी राज्य में महिलाओं की आर्थिक रूप से स्थिति बहुत अच्छी है। कोई एक ऐसा वर्ग या कोई ऐसे एक शहर या ऐसा कुछ है आपके पास आंकड़ा? देखिए जो आईटी क्षेत्र है उसमें निश्चित तौर पर महिलाओं की स्थिति बहुत पहले से बहुत कई गुना बेहतर हुई है। जो लड़कियां इस समय ट्रेंड होकर के और इस सेक्टर में आई हैं, और पहले इनफैक्ट जब कंप्यूटर की शिक्षा चली थी तब ये माना जाता था कि लड़कियां बिल्कुल नहीं, और बल्कि बच्चों की किताबों में जो कंप्यूटर के सामने बैठे हुए लोग दिखाए जाते थे वो अमूमन पुरुष ही दिखाए जाते थे, लड़के ही दिखाए जाते थे। और आज लड़कियां बहुत तेजी के साथ इस क्षेत्र में आगे आई हैं। बड़े शहरों में लड़कियों की स्थिति काफी अच्छी है, लेकिन ऐसा कोई एक देश के अंदर हिस्सा नहीं है जहां आप जाकर के कह दें कि इंगित करें कि हाँ यहाँ पर हो सकता है बेंगलोर, क्योंकि आईटी का बहुत अच्छा क्षेत्र वहां पर है, लेकिन कोई एक शहर ये हिस्सा नहीं। लेकिन दूसरी तरफ जो चिंता का विषय है वो ये कि जितने विकसित जगहें हैं देश की, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, तमिलनाडु हो, जो विकसित राज्य हैं, वहां पर मूल समस्या इस समय ये है कि लोगों के बीच में भ्रूण हत्या की जो बहुत बड़ी एक समस्या, तो आर्थिक विकास के साथ साथ मानसिक सोच जो है वो नहीं बदल रहा है, ऐसा देखने में आ रहा है देश के अंदर। ग्रामीण स्तर पर अगर पूछें, पंचायत, कई राज्य, कुछ राज्य ऐसे हैं या कुछ पंचायत ऐसे हैं जहां पे महिला पंचायत स्थापित है, इन जगहों पर कितना परिवर्तन आपने पिछले अगर बात करें 10 सालों में देखा? इस तरह की बैंकों की जो सुविधाएं दी गई हैं उनको उठाने में क्या महिलाएं आगे आती हैं, या घर से बाहर निकलने में भी एक रुकावट लगती है? नहीं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो बने हैं देश के अंदर उसमें महिलाएं काफी तेजी से आगे आई हैं, और उसका कॉन्सेप्ट यही कि पूरे ग्रुप के साथ एक तरह से वो बचत करती हैं और फिर बैंक से वो ऋण लेके अपने उद्योग को स्थापित कर सकती हैं। इस समय देश के अंदर 13 लाख महिलाएं ऐसी हैं जो कि पंचायत की 33% आरक्षण की नीति के कारण चुनाव में जीत करके अपने अपने देश के जितने भी हमारी पंचायतें हैं उसमें चुन करके आई हैं, प्रधानी में आई हैं, सभासदी में आई हैं। उसके अलावा तो ये सारी महिलाएं, एक तरफ इनकी नेतृत्व की क्षमता बढ़ी है, दूसरी तरफ इनकी आर्थिक स्थिति में बदलाव आया है, और इन महिलाओं के जरिए गांव के अंदर सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो ऋण का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफी तेजी के साथ बढ़ा है, और उसकी वजह से भी काफी महिलाएं आज छोटे छोटे उद्यम लगा करके, लेकिन एक चिंता का विषय ये है कि वो मार्केट से लिंक नहीं हो पा रही हैं जी। जो उनका जो भी उद्यम है वो मार्केट लिंकेजेस जो बनाने की जरूरत है, या मार्केट में ला करके उनके, क्योंकि देखिए ग्लोबलाइजेशन के जमाने में छोटे छोटे जो उद्योग लगाए गए हैं, इनसे जो चीजें भी पैदावार, जो भी चीजें बनाई जा रही है उनको मार्केट में लाना बहुत जरूरी है। और मार्केट प्रोटेक्शन की जो नीति है, अभी भी किसी तरह की हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है जिसमें कि हम छोटे उद्यमियों को मार्केट से जोड़ सकें। रंजना जी, क्या आप लोग अपने कार्यक्रम में इस तरह की ट्रेनिंग कैंप्स इस तरह से भी कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं जिससे कि महिलाओं में ज्यादा जागरूकता पहुंचाई जा सके आर्थिक अधिकारों को लेकर, या जितने अधिकार प्राप्त हैं उनके इस्तेमाल को लेकर?
या स्किल ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है और जितने भी आज आधुनिक क्षेत्र हैं उनमें औरतों के साथ स्किल ट्रेनिंग के काफ़ी सारे सेंटर हम लोग भी चलाते हैं, तमाम और संगठन देश के अंदर, और उसके अलावा जो ITIs हैं उनमें भी इस समय सोच परिवर्तन थोड़ा तो हुआ है। पहले सिलाई कढ़ाई से लेके कम से कम अब कंप्यूटर पे बिठाने लगे हैं, औरतों को सिखाने लगे हैं, तो थोड़ा परिवर्तन तो हुआ, लेकिन एक जो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी जिसमें कि स्किल ट्रेनिंग हो, ट्रेनिंग के बाद उसको ऋण मिले, ऋण के बाद उद्यम स्थापित हो और फिर उसको मार्केट से, जिसको कहते हैं बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस टू स्टैब्लिश अ बिजनेस फॉर अ स्मॉल एंटरप्राइज और मीडियम एंटरप्राइज फॉर वुमेन, उसकी इस समय काफी जरूरत है, जो इस तरह की एक कॉम्प्रिहेंसिव नीति की। और खासतौर से मैं इंगित करना चाहती हूँ इस समय जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सवाल है, क्योंकि टेक्सटाइल में क्या हो रहा है कि अब पूरे दुनिया में ये साफ्टा जो कोटा सिस्टम था वो खत्म किया गया है। तो अब क्या होगा कि जो देश के अंदर से, चाइना हमारे कंपटीशन में इंटरनेशनल मार्केट में है, लेकिन इंटरनल पॉलिसी न बदलने के कारण टेक्सटाइल में आगे बढ़ने के बावजूद आज हमारी औरतें उसमें उतनी तेजी के साथ शामिल नहीं हो पा रही, क्योंकि उनके अंदर स्किल नहीं है और जो ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री का होना चाहिए वो ठीक नहीं है, वर्क प्लेस अरेंजमेंट्स जिस तरह के होने चाहिए वो नहीं है। तो मुझे लगता है कि सारी चीजों को अगर हम लोग ठीक से एक नीति के तहत लाएं तो ज्यादा अच्छा होगा और ग्लोबल मार्केट में हमारी औरतें कम्पीट कर पाएंगी। जी रंजना जी, अभी तक आपने जो बात बताई उसमें एक तो आपने सामाजिक सोच में बदलाव लाने की बात की। अब सामाजिक सोच परंपराओं की अगर बात करें वो वर्षों से सदियों से चली आ रही हैं। दूसरा आपने ये साफ्टा की बात की, इसके अलावा और जो आर्थिक समस्याएं हैं, तो अब किसी महिला उद्यमी को अगर अपना कारोबार शुरू करना हो, फिर आपने बाजार की भी बात की, तो ये सारी दिक्कतें नजर आ रही हैं, तो ये रास्ता आसान कैसे होगा? कुछ इसका कोई समाधान है आपके पास? देखिए, रास्ता आसान करने के लिए राष्ट्रीय नीति जो होती है ना, पॉलिसी बहुत जरूरी होती है, और पॉलिसी में जब कानून और नीति में परिवर्तन आता है तो कम से कम एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट बनता है जिसमें कि महिलाएं जा करके स्वयं काम करने लायक बने, उनको एक्सेसेस मिले। सबसे पहले तो ये जरूरी है। दूसरी जो बैंक की नीति है, थोड़ा परिवर्तन तो आया है, बैंक की जो ऋण देने की नीति है उसमें परिवर्तन लाने की जरूरत है, उसमें भी थोड़ा परिवर्तन आया, लेकिन अभी बहुत बड़े परिवर्तन की जरूरत है। 5% सिर्फ ऋण देने लायक महिला है, ये सोचना भी अपने आप में एक, मुझे लगता है कि पीछे देखो नीति है। यहाँ एक बात जरूर कहना चाहूंगा, सुनने में ये भी आया कि जो 5% महिलाओं को ऋण दिए जाने की जो बात है, इसमें भी कई बार होता ये है कि पुरुष पीछे रहता है और अब अपनी पत्नी या घर में किसी भी महिला के नाम पर वो उद्योग या उद्यम शुरू किया जाता है और कारोबार दरअसल वो करते हैं, फैसले भी वही करते हैं, लेकिन नाम एक महिला का रहता है। ये तो आर्थिकी से लेकर राजनीति में वही हाल है कि औरतों को आगे ला करके और पीछे से मर्द उसका फायदा उठाते हैं। लेकिन ये मत भूल जाइए कि एक बार मौका मिलने के बाद, कहते हैं राजस्थान में हम लोग एक ट्रेनिंग में थे तो औरतों ने कहा कि भाई आपने हमें पानी में जब फेंक दिया है तालाब में, तो तैरना तो हम स्वयं सीख जाएंगे। तो ये तो मौका मिलने की बात है। अगर औरतों को मौका मिलेगा और मिल रहा है जिस तरह से, उस तरह से औरतें अपने आप अपनी क्षमता को सामने लाएंगी और अपने नेतृत्व को दिखा सक रही हैं। रंजना जी, पिछले दिनों एक बड़ी अच्छी शुरुआत हुई थी कि अगर महिलाएं अपने नाम पर अगर घर खरीदती हैं तो हाउस टैक्स उनका कम होगा। तो ये भी एक शुरुआत हुई कि इस तरह जो प्रॉपर्टी टैक्स है, जब वो कम होगा तो कई महिलाएं वो घर की मालिक बन जाएंगी। तो एक लिहाज से आप इसको अच्छी शुरुआत की तरह से देखती हैं? निश्चित तौर पर शुरुआत तो अच्छी है, लेकिन ये तो हम लोग को अब एक समाज के तौर पर स्वीकार कर लेना चाहिए कि जो भी संपत्ति है, खेत है, मकान है या उद्यम है, जॉइंट पट्टा की जो हम लोग बात करते हैं कि पुरुष और महिला का साझा मालिकाना होना चाहिए। और ये इतना अपने आप में काफी नहीं कि उसको टैक्स कम हो तो उसके नाम से मकान खरीद दिया जाए, ये तो हम लोग मांग करते ही रहे। और जेंडर बजट की जो हम लोग बात करते रहे, उससे शायद लगता है कि एक थोड़ा सा प्रभाव तो घर अगर महिला के नाम पर होगा तो शायद वो ये कह सकती है कि मैं घर से नहीं, आप घर से निकलिए। अगर निश्चित तौर पर, खासतौर से हिंसा के मामले में अगर हिंसा परिवार के अंदर होती है तो निश्चित तौर पर महिला का हक बनता है कि वो घर में रहे और जो हिंसा कर रहा है वो घर से बाहर जाए। तो घर में कम से कम अधिकार होने से उसको सड़क पर आकर के और मुसीबतों का सामना नहीं करना। मुझे लगता है महिलाओं की पूरी स्थिति सुधरने का सबसे बड़ा कारण, या कहें तो एक सबसे बड़ा रीजन, वो आर्थिक अधिकार हो सकते हैं उसके। एक बार वो अपने आर्थिक स्थिति से अगर मजबूत हो तो किसी भी तरह का फैसला लेने में वो कामयाब रहती है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, खासकर शोषण न सहने की जो एक शक्ति उससे आती है उसको।
और वही जो रंजना जी ने जो शुरू में बात कही थी कि जो हमारी जो सामाजिक परंपराएं हैं उन्हें भी बदलना होगा, सोच को बदलना होगा, जहां सिर्फ ये नहीं कि बेटी की शादी कर दी और मान लिया गया कि अब हम उसकी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए, हमने दहेज दे दिया, उसका संपत्ति में अब कोई अधिकार नहीं है। नहीं, और दहेज देने से ज्यादा दहेज तो बिल्कुल गलत है, गैर कानूनी है, और दहेज की वजह से लड़कियों को इतना ज्यादा सफर करना पड़ता है। और बहुत सारी आज भी हम उस तरह के क्रिमिनल देश हैं जहाँ की हम अपनी बच्चियों को मार रहे हैं। इसकी बजाय पिता अपनी और जो परिवार है वो संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी दे, इस तरह का सोच बनाने की आज जरूरत है। अब तो कानून भी वैसी व्यवस्था कर चुका है, तो निश्चित तौर पर मानना चाहिए कि बेटा और बेटी का हक परिवार की संपत्ति में बराबर। आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी, जो आप लोगों की शोध चल रही है उसमें जो महिला के अधिकारों की आपने बात की कि पति की संपत्ति में भी उसका अधिकार होना चाहिए और माँ बाप की संपत्ति में, दूसरे से पति की संपत्ति में अधिकार को लेकर जो आप लोग मुहिम छेड़ रहे हैं, जो इस अधिकार की बात कर रहे हैं, कितने समय में लगता है कि इसमें आप लोग सफल हो पाएंगे? देखिए, कानून तो इसी सत्र में बनना चाहिए। हम लोग तो हर बार उम्मीद करते हैं कि इस तरह का कानून बनेगा, जिस तरह से बहुत दिन से प्रयास करते करते कम से कम उसको को पार्टनर माना गया, कर्ता माना गया है लड़की को भी। अभी तक तो नहीं माना जाता था, अभी तक तो लड़का ही करता था, अब लड़की भी करता है, लड़की का भी बराबर का हक है। तो लगता है कि जल्दी ही ऐसा होना चाहिए और हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं। हम लोग तो संगठनों की तरफ से लगे हुए हैं और हम लोग इस पूरे सवाल को पूरे देश की महिला संगठन उठा रहे हैं। जी हाँ, महिला वर्ग को आप ही लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीद भी है रंजना जी। जी, और ऋतु बहुत जोर से मुस्कुरा रही है, इनको इंतजार है ऐसे किसी मुझे बहुत पूरे समाज की महिलाओं को इंतजार है कि उनको संपत्ति में हक मिले, उनका आर्थिक सशक्तिकरण हो, और तभी न सिर्फ महिलाओं का विकास होगा, पूरे देश और समाज का विकास। समाज के विकास में पूरा हक, पूरा अधिकार महिलाओं का है। रंजना जी, बहुत बहुत शुक्रिया रंजना जी आज स्टूडियो आने का और बात करने का। और आइए अब डालते हैं एक नजर मौसम के मिजाज पर।